ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਟ ਸਾਊਥ में ने, 2 स्टेट ईस्टर्न इंडिया से ने जी। तो बीजेपी जो सीरियसली जो चुनाव लड़ रही है वो ईस्ट इंडिया वाले दोनों स्टेट वेस्ट बंगाल और आसाम में लड़ रही है। बाकी 3 स्टेट में बीजेपी को पता है कि रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर से नहीं है। और बीजेपी का जो मेजर जो स्ट्रेक है वो वेस्ट बंगाल में लग गया हुआ है कि किसी ढंग से वेस्ट बंगाल में पावर हासिल करना। सेकंड, असम में खुद बीजेपी अभी पावर में है, तो असम में बीजेपी की प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट बची रहे और उत्थे किसी तरह से जो पुरानी सरकार है वो दोबारा जीत के आ जाए। तो अभी रियल पोजीशन ये है कि बीजेपी सिर्फ 2 स्टेट बीच अपना जोर लगा रही है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को पता है कि असी बहुत बड़े फोर्स नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी फोर्स नहीं है उत्थे। तो मेन असम और बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 2 स्टेट के रिजल्ट 2 मई को जब आऊगा तब ये पता चलेगा कि बीजेपी का ग्राफ वाकई में गिरी है या बीजेपी किसान आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पिया है। ये 2 स्टेट का इलेक्शन डिसाइड करूंगा, खास करके वेस्ट बंगाल और असम। ਪਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 307 ਹੋ ਗਈ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? देखो, बीजेपी धारा 370 या 3 तलाक ये जो मसले ने, ये मसले माइनॉरिटी कम्युनिटी नाल रिलेटेड है और ये बीजेपी को सूट करता सी। बीजेपी मेजोरिटी हिंदू को मतलब कि खुश करने लिए ये एजेंडा लेके बीजेपी आए सी और वो जो एजेंडा सी ਉਹਦੇ खिलाफ जो आंदोलन होया सी वो बीजेपी को कमजोर करने के बजाय और बीजेपी को मजबूत किस्सा सी, क्योंकि वो मेजोरिटी हिंदू पोलराइज होता सी। अगर वो आंदोलन हो रहा सी 370 सीए एनआरसी जितने भी मुद्दे सी, तो माइनॉरिटी जब मूवमेंट का कोई आंदोलन कर रहा सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी मेजोरिटी हिंदू को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही सी। ये किसान मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट मूवमेंट है। किसान मूवमेंट में नॉर्थ इंडिया के मेजोरिटी वो हिंदू फार्मर्स भी प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड ने, जो बीजेपी के नाल सी। और नॉर्थ इंडिया मीन्स कि हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। तो इतने एमएसपी का एक मतलब कि एक सिस्टम है। बाकी राज्यों से एमएसपी का सिस्टम है नहीं, लेकिन 3 राज्यों से एमएसपी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो वो उत्थे मेजोरिटी हिंदू अफेक्ट हो रहे हैं और फार्मर्स मेजोरिटी हिंदू ने। अगर पंजाब को माइनस करो तो आंदोलन तो पंजाब से शुरू होया किसानों का, लेकिन जो बाद में हरियाणा से फैले, राजस्थान में होया, फिर वेस्टर्न यूपी में काफी इफेक्ट हो गया होगा। तो इतने तो जो फार्मर्स ने मेजोरिटी हिंदू ने, तो ऑटोमेटिक है कि बीजेपी को सबसे बड़ी परेशानी ये शुरू हो गई है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन जो नॉर्थ इंडिया का है वो बीजेपी का, खास करके रूरल हिंदू, वो फार्मर कम्युनिटी, वो बीजेपी लिए एक बड़ी चिंता की विषय है और बीजेपी को ये प्रॉब्लम आने वाले दिन से बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक होर गल है कि पिछे जे असीं एक रिपोर्ट पढ़ी सी कि आरएसएस ने पंजाब दे विच जिहड़ा ओह फंड इकट्ठा कीता राम मंदिर नूं लैके, उहनूं लैके कई तरह दीयां चर्चावां शुरू हो गईयां कि शायद आरएसएस जिहड़ी है ओह पंजाब दे विच पैर पसार रही है। इहनूं किद्दां देखदे हो? की कोई असर है आरएसएस दा पंजाब दे विच, जां फिर सिर्फ ओह इत्थे तक सीमित सी
ਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? देखो आरएसएस का जो वर्किंग है वो वर्किंग सीरियस वर्किंग होती है। आरएसएस का वर्किंग केरल से भी है। आरएसएस पंजाब में लंबे समय से काम कर रही है। ये अलग मसला है कि रूरल एरिया में आरएसएस का पैठ है नहीं, लेकिन पंजाब के अर्बन इलाका लुधियाना, अमृतसर, लुधियाना में तो आरएसएस का वर्क है ही। इवन कि मालवा में भी छोटे छोटे जो शहर ने उत्थे भी आरएसएस के 2 4 5 मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हुए थोनों आरएसएस से रिलेटेड मिल जाएंगे। भारत विकास परिषद, सेवा भारती और इन्हों का जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस ने इन्हों का जो स्कूलिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो इन्हों का जो एक एनजीओ है आरएसएस का, वो भी पंजाब में काम कर रहा है लंबे टाइम तो आरएसएस का वर्किंग तो सीरियस वर्किंग है पंजाब में। ये अलग बात है कि आरएसएस का वर्किंग कोई उस तरह से पैक या सपोर्ट रूरल में जो रूरल पंजाब में नहीं मिल पाया है, ड्यू टू ये कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो सिख ने। अर्बन हिंदू भी पंजाब दे, चूंकि उन्होंने एक कल्चर अलग है, पंजाब दे सिख पॉपुलेशन नाल एक दूसरी तरह की बॉन्डिंग है, तो अर्बन हिंदू भी मेजोरिटी जो है वो आरएसएस के बजाय कांग्रेस के नाल है। तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस अपने लेवल पे वर्क कर रही है। हाँ ये है कि आरएसएस पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत क्या मतलब कि नॉर्मल एक छोटे मोटे शहर तक आरएसएस सीमित है। आरएसएस शहर से अंदर कोई छोटे अगर तुम पिंडा च गल कर लो तो कोई आरएसएस का कोई बहुत बड़ा वर्किंग नहीं है, छोटा मोटा भी कोई वर्किंग नहीं है। आरएसएस कोशिश करती रहती है। पिछले 2-3 साल में जब 2014 में मोदी जी सरकार दिल्ली में आई तो आरएसएस ने पूरे देश में रिसोर्स बढ़िया, सरकार मान के बाद रिसोर्स बढ़ जाता है, सरकार की सपोर्ट भी हो जाती है, फाइनेंस भी अच्छी वित्तीय जो फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी हो जाती है, तो फिर वो अपने एनजीओ के सहयोग से और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से वो वर्क बढ़ाने की कोशिश की है पूरे देश में। केरल में भी, इवन बंगाल में भी इन्होंने वर्क काफी, बंगाल में जो आज इतना बड़ा फाइट देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आरएसएस ने इन्फिल्ट्रेट किए हैं पिछले 5 साल में। तो सेम वही एंगल से पंजाब में भी इन्फिल्ट्रेशन आरएसएस का बढ़िया सी, लेकिन अब ये तो किसान मूवमेंट के कारण आरएसएस का वर्किंग तो बहुत ही सारा जो थोड़ा बहुत जो मजबूती लीती सी वो खत्म हो गई है, जो खास करके जो फार्मर्स मूवमेंट के कारण जो बीजेपी और आरएसएस के प्रति लोग पंजाब में गुस्सा है, उसके कारण आरएसएस का और बीजेपी नो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को खासा नुकसान हुआ है, जो मेरा मानना है। जी पांडे जी, एक होर ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश है। देखो मेरी गल सुनो, मैंने तो देखो ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस तरह की घटना कोई भी सभ्य सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी अलाउ नहीं कर दी। और जिस ढंग से वो कल घटना होया तो मैं तो मानता कि पंजाब के जो फार्मर्स ने या पंजाब के दूसरे पार्टी के लीडर्स ने उन्होंने भी इस घटना की बड़ी कड़ी निंदा की है, बड़ी सख्त मतलब इतराज जताया है। लेकिन सवाल यह है कि सोसाइटी का कल्चर की है, सोसाइटी में जिस तरह से कल्चर बन गया है, आरएसएस हो या बीजेपी हो या गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज खुद अपने अंदर आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि उन्होंने की कल्चर डेवलप किया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए सानू कि लिंचिंग का एक जो पब्लिक लिंचिंग का जो एक कल्चर डेवलप होया कंट्री में, कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस इंस्पेक्टर ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਪੁਲਿਸ ਖਤਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ, 4 10 50 100 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो ये कल्चर बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि पंजाब में अगर उन्होंने विधायक नाल ये घटना घटी है और बहुत ही घटिया ये हरकत है, तो बीजेपी को ये चिंतन करना चाहिए कि ये लिंचिंग के कल्चर को बीजेपी ने कई स्टेट में प्रमोट किया है। अब देखो तुझे कि बिहार विधानसभा में 3 दिन पहले रूलिंग पार्टी जिथे बीजेपी रूलिंग कोलिशन में है,
विधानसभा के अंदर विधायक ਨੂੰ पुलिस ने अंदर घुस के कुटिया, बुरी तरह से कुटिया, बहुत बुरी तरह से मार पिटाई की है पोजीशन के विधायक नाल। एक लेडी विधायक नाल बहुत बदतमीजी हुई, 2-3 विधायक ਨੂੰ पुलिस ने मारा। और पुलिस अंदर विधानसभा में तो पुलिस को अलाउ नहीं है। एसएसपी और डीएम वहां अंदर घुस के अंदर गए, विधायक को घसीट घसीट के लाए ने अंदर, बाहर पीट पीट के लाए ने। तो ये लिंचिंग नहीं है, लिंचिंग ये भी है। तो आफ्टर ऑल तुसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी ਨੂੰ सोचना चाहिए कि तुसी भी यही कर रहे हो। जिथे मेजोरिटी में हो थोड़ा कल्चर भी यही है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी में हो, यहाँ पे सरकार थोड़ी नहीं है, तो इतने जब लिंचिंग हो गई तो थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो ये एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ओवरऑल पूरे कंट्री च कि तुसी किस तरह से सोसाइटी डेवलप कर रहे हो कि लोगों को फेथ ही नहीं लॉ में, सामने लिंच कर रहे हैं। बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि इन्ने अखलाक का लिंचिंग होया, जुनैद का लिंचिंग होया हरियाणा में, और भी पहलू खान का लिंचिंग होया सी राजस्थान में। तो लिंचिंग कल्चर जो है ओवरऑल अगर आज डेवलप कर रहे हैं तो कल के साड़ी भी लिंचिंग हो सकती है। अगर तुम इस तरह के कल्चर डेवलप कर रहे हो तो ये बीजेपी सोचे आफ्टर ऑल कि आज उन्होंने एमएलए नाल ये घटना घट गई। अगर बीजेपी टाइम पे यूपी में जो लिंचिंग हुई, जो हरियाणा में लिंचिंग हुई, राजस्थान में जो लिंचिंग हुई सी पब्लिक का ਉਹਦੇ ऊपर सख्त कार्रवाई होती तो शायद सोसाइटी में घटना नहीं घटती। ये तो तुसी एक तरफ तो मोरल सपोर्ट देते हो लिंचिंग ਨੂੰ, जब थोड़े ना बंदे नाल कोई अगर घटना घट जाती है तो तुसी कहते हो गलत हो गया। तो ये ओवरऑल एक प्रॉब्लम है, कंट्री का प्रॉब्लम है। बीजेपी को खुद सोचना चाहिए था कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। सेकंड, मैं एक थोड़ा सा सोशल साइकोलॉजिकल भी देख रहे हैं कि किसाना बीच एक बहुत बड़ा गुस्सा ये है कि वो पिछले 6 महीने 7 महीने से बॉर्डर पे बैठे ने, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने 200-250 लोग उन्होंने उत्थे उन्होंने डेथ हो गया जो आंदोलन में सी। तो उन्होंने लग रहा है कि साडा तो कोई सुन ही नहीं रहा है। फ्रस्ट्रेशन है फार्मर्स में, यूथ में फ्रस्ट्रेशन है। तो ये भी बीजेपी को समझना चाहिए था कि क्या वो फ्रस्ट्रेशन था वो रिजल्ट सी जो कल घटना होगी। फिर बीजेपी को ये सोचना चाहिए था कि एक बार जब सारे तरफ गुस्सा है तो वो काम ना करे जिससे और रिएक्शन बढ़े। बिल्कुल, तो वो रिएक्शन खत्म करने सोसाइटी में बातचीत, संवाद, कम्युनिकेशन उन्होंने बीजेपी बढ़ाए, ना कि दूसरे बंदे को चिढ़ाने की कोशिश करे। मेरा ये मानना है। तो ये जो घटना कल घटी है, घटना में पुलिस का जो रोल है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए था जो भी बंदे ने। लेकिन ओवरऑल ये टेम्परामेंट जो डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है पब्लिक में, ये एक डिबेट का विषय है। ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे कंट्री में ये लिंचिंग हो रही है। कोई भी कोई बंदा चलते फिरते किसी 50 बंदे लोग। अब देखो पिछले दिन घटना सी कि 2 नर्स नहीं 2 नन वो जा रहे थे साउथ इंडिया किसी ट्रेन में, वो कुछ रिलीजियस बंदे ट्रेन में घुस के उन्होंने बदतमीजी की और ट्रेन से नीचे उतारता। तो ये क्या है? ये भी तो एक तरह से पब्लिक लिंचिंग है। तो ये कल्चर ओवरऑल जो कंट्री में डेवलप हो रहा है, इनटॉलरेंस, ये सिर्फ मसला पंजाब का नहीं है कि बीजेपी विधायक नाल हो गया, ये पूरे कंट्री में इन्हें प्रमोट किया जा रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो ये बड़ा रोकना जरूरी है। ये ओवरऑल सारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सारे सोसाइटी में सोचना चाहिए कि तुम किस तरह से सोसाइटी बना रहे हो। बिल्कुल, कोई बंदा सुरक्षित नहीं है, जितने भी कोई जा रहा है 10 बंदा पकड़ ले उन्हें मार दे। बिल्कुल, पंजाब में भी कल हो है। लेकिन बीजेपी को अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि वो जिस स्टेट में पावर में एक बीजेपी के शासित स्टेट में पुलिस इंस्पेक्टर का लिंचिंग हो गया सुबोध सिंह का उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और वो रिलीजियस जो बंदे सी वो सारे रूलिंग पार्टी का रिलेटेड सी जिन्होंने लिंच किया सी। तो ये सब सारा एक ओवरऑल प्रॉब्लम है, इस पे सोचना चाहिए जी। अच्छा, एक पांडे जी होर गल है कि किते ना किते ये भी जिहड़ा बीजेपी ते सवाल उठते हैं कि शायद किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो बड़ी सीधी जी गल है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है कि बीजेपी कम्युनिकेट नहीं कर रही है, संवाद नहीं कर रही है, कम्युनिकेशन को जारी नहीं रखे हुए है। आफ्टर ऑल
जब किसान बड़े लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तो बातचीत तो जारी रखो। बातचीत एक तरह तो तुम कहते हो कि असं समझौता करांगे, बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ सेम डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातचीत के मसले को पहले ही एक्सपोज कर दे हो, तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की तरफ से बड़ी गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और बीजेपी को भी चाहिए कि कन्फ्रंट्रेशन को अवॉइड करे। अगर कंट्री की डेवलपमेंट की बीजेपी गल कर रही है तो कन्फ्रंट्रेशन बड़ा से डेवलपमेंट नहीं होती। और बीजेपी डेफिनेटली हरियाणा पंजाब दोनों जगह कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऑटोमेटिक है कि फिर दोनों तरफ से कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगा, और कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेट नुकसान कंट्री का होना, अल्टीमेट नुकसान जो है डेवलपमेंट का होना। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? कोई आधार नहीं है। अति अति आत्मविश्वास असी हिंदी में कह सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के सहयोग के बिना बीजेपी शहरी एरिया भी नहीं जीत सकती। अभी इलेक्शन हो रहा है लोकल बॉडी का, तो अर्बन एरिया में बीजेपी का परफॉर्मेंस बड़ा पुअर है। कम से कम अगर अर्बन एरिया में तो कुछ सीट आना चाहिए था, सीट जितना लड़े सी अकाली दल तो अर्बन एरिया में कुछ सीट भी जीत गया, बीजेपी तो जीत भी नहीं पाई। तो ये लोकल बॉडी के इलेक्शन से ही बीजेपी को एक अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि वो कितने स्टैंड करती है। बड़ी सीधी सी गल है। तो ये एक बस जस्ट स्टेटमेंट तुसी ले लो या वो ले लो, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है पंजाब में भाजपा के फिलहाल की स्थिति में, आज की स्थिति में। फिर बीजेपी ने दूसरे फ्रंट पे भी कोई इतनी बड़ी गल नहीं की है कि नेशनल लेवल पे इतना ज्यादा रोजगार पैदा कर देता, नेशनल लेवल पे इकोनॉमी इतनी अच्छी हो गई कि लोग वोट दे देंगे। जो अर्बन पॉपुलेशन भी है वो भी परेशान है, महंगाई से परेशान है, सरसों का तेल का कीमत बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी का दर बहुत, देखो कितने बेरोजगार मुंडे ने। तो ये ओवरऑल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कम भी नहीं किया कि पंजाब में सरकार बन जाएगी। अभी तो 5 स्टेट में इलेक्शन से पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है। लेकिन ये है कि इलेक्शन में तो हर बंदा कहता है कि असि जीत ही रहे हैं, और चूंकि इस समय नेशनल पार्टी है तो हक बंदा है कि वो कहेंगे पंजाब में जीत लाओगे। लेकिन जमीनी है कि सारी जानते हैं कि बीजेपी का भी मेन स्ट्रीम की पार्टी ही पंजाब में नहीं रही। पंजाब की डेमोग्राफी भी बीजेपी के फेवर में नहीं है, हिंदू मेजोरिटी में है नहीं। और हिंदू जो बाकी जो हिंदू मेजोरिटी माइनॉरिटी में होने बावजूद जो एक बड़ी पॉपुलेशन जो हिंदुओं की है वो कांग्रेस के नाल है। तो फिर बीजेपी की कोई कहानी, बीजेपी तो बेसिकली बीजेपी का बेस तो ये हिमाचल में लगते हुए डिस्ट्रिक्ट रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ने, और कुछ अर्बन लुधियाना, अमृतसर, जलंधर के। बाकी मालवा में तो बीजेपी का मैं कोई बेस ही नहीं देखे आज तक। मालवा बेल्ट में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है या बीजेपी का कोई उत्थे वर्क है। बीजेपी तो एमएलए भी जीत के नहीं आया, पर एक आध कोई जीत गया होगा वही अबोहर से शायद एक दो नारायण साहब ने वो जीते ने। अबोहर फाजिलका में बीजेपी का कोई बेस है, फिरोजपुर में थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी संगरूर, बठिंडा, मानसा इस इलाके में तो बीजेपी का कोई पॉलिटिकल बेस तो है नहीं। मैंने नहीं लगता कि बीजेपी ठीक है, वो बोलना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्क होता है, लेकिन बीजेपी का पंजाब में कोई रास्ता है नहीं। अच्छा पांडे जी, मेरा आखिरी सवाल है, हरियाणा की स्थिति ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बीजेपी ਤੇ जेजेपी ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ जेजेपी ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ बीजेपी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਦਾ। ਲੱਠਮਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। देखो बीजेपी का पंजाब हरियाणा में डेफिनेटली बीजेपी की स्थिति खराब है। पब्लिक प्लेसेस पे बीजेपी के एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर जा नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पंजाब में, हरियाणा में चुनाव का बड़ा लंबा समय है जी। 2024 लास्ट में इलेक्शन होगा, तो पावर कोई छोड़ना नहीं चाहता एमएलए, तो एमएलए दुविधा में नहीं कि भाई अगर रिवोल्ट करेंगे तो मेंबरशिप जाओगी, दोबारा चुनाव होगा, जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, चुनाव कोई लड़ना नहीं चाहता। तो ये जो मजबूरी है ना, पावर के साथ चिपके रहने की मजबूरी, जेजेपी की भी मजबूरी है। कोई भी एमएलए जो बगावत भी कर रहे हैं वो पावर को छोड़ना नहीं चाहते। अगर यही 2 साल 1 साल इलेक्शन का रह जाता ना, तब तक सरकार शायद गिर जाती। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन का 3.5 साल है, तो कोई भी 3.5 साल 4 साल में 2024 अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा,
तो वो कहीं ना कहीं वो लंबा समय जो है अभी इलेक्शन का, वो दोनों पार्टियां नो सजपा और बीजेपी नो यूनाइट किया हुआ है, लेकिन जमीन पे दोनों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਕਿ ਆਦਮੀ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ कहते हैं कि देखो 2000 तक 2024 तो एक बड़ा लंबा समय है, उसके पीछे बड़े, उसके बाद पहले बड़ी घटनाओं घट जाएंगी, उससे आइडिया लग जाऊगा। बीजेपी का ओवरऑल जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अभी जिस ढंग से पूरे कंट्री में इकोनॉमिक पोजीशन खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आज के हिसाब से तो ये नहीं लगता कि 2024 में आ जाएंगे, लेकिन पिछली बार भी नहीं लग रहा ऐसे कि 2019 में आ जाएंगे, लेकिन आ गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन बीजेपी का एक ये, बीजेपी को खुद पता चल गया है कि नॉर्थ इंडिया जिथे, नॉर्थ इंडिया और हिंदी बेल्ट में जिथे बीजेपी का ग्राफ बहुत ऊपर सी, उतो डाउन आएंगे। तो बीजेपी की कोशिश है कि साउथ के कुछ स्टेट में घुसे, बंगाल से घुसिए, कुछ वैसे स्टेट में बीजेपी अब 2024 में कंपनसेट करने की कोशिश करेगी जिथे बीजेपी 2019 में नहीं सी, तो ये बीजेपी करने की कोशिश करेगी जी। तो अभी बड़ा लंबा समय है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि 2024 में की होगा, उससे पहले 3 साल का समय है। बिल्कुल, तो अभी वेट करो। बिल्कुल जी, शुक्रिया पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मैनू समा देने। थैंक यू। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ 2024 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।